बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ख्वाजा शमसुल इस्लाम के हवाले से, जो कि एक बड़े ही फेमस लॉयर थे और अभी रिसेंटली फेज़ 6 के एक मस्जिद अल कुरान जामा अल कुरान जो मस्जिद है वहाँ पे वो मस्जिद भी है, साथ एक अल कुरान अकेडमी भी है। वहाँ पे वो उन्होंने नमाज जुमा अदा की। उसके बाद वो किसी नमाज जनाजा की में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, जब एक मोटरसाइकिल सवार शख्स आया। उसने इनके ऊपर फायरिंग की और उसके बाद वो ये कहता हुआ वहाँ से फ़रार हो गया कि जनाब मैंने अपने, वो ललकारता हुआ गया वहाँ से कि मैंने अपने वालिद की मौत का बदला जो है वो ले लिया। अब नाजरीन, क्योंकि जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तो हमें, क्योंकि डिफेंस अपना मेरा एरिया है, तो क्योंकि जो यहाँ पे जो भी बातें होती हैं ये कोई छोटे पैमाने के नहीं होती। यहाँ पे कुछ बड़े मामलात होते हैं हर चीज़ के पीछे। लिहाजा इब्तदाई रिपोर्ट्स मुझे मिलती रहीं कि जी इस तरह नमाज जनाजा की में वो अदा करने के लिए जब गए तो जनाजे के अंदर ही वो शख्स जो है वो शामिल था। और जैसा कि हम डिफेंस में रहने वाले लोग जानते हैं कि जब जामा अल कुरान मस्जिद जो है वहाँ पे जब जुमा या कोई किसी की नमाज जनाजा हो तो वहाँ पे रोड तकरीबन खाली होते हैं। और उसके बाद जो वो शख्स है उसने जब इनके ऊपर फायरिंग करने के बाद वो बड़ी आसानी से, पहले वो उस क्राउड में ही शामिल था, उसके बाद वो बड़े आराम से उनके ऊपर उसने फायरिंग की और वो वहाँ से ये ललकारता हुआ गायब हो गया कि जी मैंने अपने वालिद की मौत का बदला ले लिया। अब मज़ीद क्योंकि मैंने वेट किया कि अब इसकी क्या अपडेट सामने आती है, क्योंकि जो आपके इलाके की ख़बरें होती हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से ज़ाहिर आप तक पहुँच रही होती हैं, और आपको जब ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट करने पड़ते हैं तो आपको दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखना पड़ता है। अब मैं आपको बताती चलूँ, ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो हैं ये एक बड़े ही मंजे हुए वकील थे। डिफेंस की जितनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने जो मर्डर हैं और जितने भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ये सब ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो हैं वो इनको देख रहे होते हैं, इनको हैंडल कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ डिफेंस की जो आफरीदी फैमिली है, जो कि पठान फैमिली है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनमें भी एक जिरगा सिस्टम भी होता है। अब जैसा कि ये जो कत्ल केस है इसमें शाहिद अफरीदी का भी बताया गया है, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि शाहिद अफरीदी का इसमें क्या रोल था, और डीआईजी एडिशनल डीआईजी गुलाम नबी मेमन और उनका इसमें क्या रोल है। तो मैं आपको ये जो है आगे जाके बताती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ कि ये दो दोस्त थे, नबी जो है नबी गुल अफरीदी हेड कांस्टेबल थे ये, और अभी ये दरख्शां थाने में ये इनके दोनों जो दोस्त थे इनके मुकदमात चल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर भी कटवाई हुई थी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ख्वाजा साहब की और इसके साथ नबी गुल जो है, इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। जैसा कि वो एक पुलिस वाले थे तो ये एक वकील थे, लिहाजा वकील और पुलिस दोनों पेशे ही कुछ ख़तरनाक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की काफ़ी मामलात में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। और ना सिर्फ ये कि फैमिली टर्म्स थे बल्कि डीपली फ्रेंडशिप थी। और नाजरीन, इसी दौरान होता कुछ ऐसे है कि ख्वाजा जो हैं, ख्वाजा साहब, उनके बड़े ही ताल्लुकात हैं बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के साथ, बड़े जो जज हैं उनके साथ और पुलिस के साथ। आपको पता है पुलिस और वकील का रिश्ता तो
अज़लों से ही बहुत गहरा होता है। तो लिहाजा जो हेड कांस्टेबल है नबी गुल, एक दिन मैं आपको इसके पहले बैकग्राउंड जो इसकी कहानी है वो बताती चलूँ। सॉरी टू से, मैं एक दफ़ा फिर हाथ जोड़ के माजरत के साथ, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे हर वाक़या जो है वो बताना पड़ता है कि ख्वाजा साहब जो हैं, इनका एक ड्राइवर होता था जिसका नाम था जुल्फ़कार। अब जुल्फ़कार जो है वो एक लड़का सा था, कोई 25 से 28 साल के बीच में उसकी एज होगी। बड़ा खूबसूरत था और वो ख्वाजा साहब का ड्राइवर था और बड़ा वफ़ादार ड्राइवर था। ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने ड्राइवर पे बहुत ट्रस्ट करते थे। अमूमन उनके घर की ख़वातीन, इवन उनकी बेटियां भी, जैसे उनकी एक बेटी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि बेटियां सबकी बराबर होती हैं। अब वो उनको ले के एकेडमी भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, वो शॉपिंग पे जा रही हैं, फ्रेंड्स की तरफ जा रही हैं। तो जुल्फ़कार जो हैं वो ख्वाजा साहब की जो बेटी हैं उनको लेके जा रहे हैं, कभी अकेले भी जा रहे हैं। अब इसी दौरान कुछ उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और ये मैं नहीं कह रही, लेकिन जो ज़राए ने मुझे ख़बर दी है उसके मुताबिक इन दोनों का आपस में एक रिलेशन कायम हो गया था, यानी कि एक मोहब्बत वाला और अंडरस्टैंडिंग वाला। अब भी इस वाक़े की, इस बात की थोड़ी सी जो है ख्वाजा साहब जो है उनको शक हो जाता है। ज़ाहिर है वो एक वकील हैं, बाल की खाल उतारना। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जुल्फ़कार को नौकरी से निकाल दिया। अब जुल्फ़कार को जब उन्होंने नौकरी से निकाला तो कुछ अरसा बाद जुल्फ़कार जो है उसको मार दिया गया। अब जो जुल्फ़कार के घर वाले थे उन्होंने कहा, जी ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो हैं इन्होंने ही हमारे बेटे को मरवाया है। और इसके बाद जो ख्वाजा साहब हैं वो नबी गुल, क्योंकि डीपली फ्रेंडशिप होती है इनके साथ और ये दोनों आपस में हर बात जो है वो डिस्कस भी करते हैं। तो नाजरीन, जो ख्वाजा साहब हैं इन्होंने नबी गुल आफरीदी को बताया कि नबी गुल, इस तरह ये जो लड़का मारा गया है इसके घर वाले मुझे ब्लेम कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी बच्ची की गलती थी, इसके पास कुछ वीडियोस थी और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लिहाजा इसका क्या किया जाए। और गुल जो नबी गुल है वो अपने दोस्त का साथ देते हुए उसकी बेटी को अपनी बेटी समझते हुए, जो नबी गुल है ये ही असल में कातिल होता है जुल्फ़कार का। जुल्फ़कार, जब ख्वाजा साहब ने नबी गुल से बात की, नबी गुल ने इसका हल यही निकाला कि इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ख़ानदान जो है वो किसी किस्म की बदनामी से या फिर इसकी ब्लैक मेलिंग में ना आए और फिर बच्ची का मामला है, लिहाजा दबाया ही जाए तो अच्छा है। लिहाजा नाजरीन, फिर होता ऐसे है कि उसके बाद जो उसके घर वाले हैं वो ख्वाजा साहब को ब्लेम करते हैं, जबकि जी हमारे बेटे का कत्ल, जुल्फ़कार का कत्ल इन्होंने किया। ख्वाजा साहब ने इस बात से थोड़ा सा वो इनकार भी किया। उन्होंने कहा कि जी मैं तो इस बंदे को 1.5 साल पहले ही फारिग कर चुका हूँ जॉब से, लिहाजा मेरा इसके साथ कोई ऐसा वास्ता नहीं है। लेकिन बहरहाल जी ये केस आगे गया। अब इसी दौरान जब ये केस चल रहा था और बड़ा पीक पे था, तो उसके बाद जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने नबी गुल को 35 लाख रुपए दे के कहा कि यार तुम्हारे यहाँ मौजूद होने से ये केस जो है ये ना हो कि कोई मुश्किल पेश आ जाए या ये केस जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाएं, लिहाजा तुम ये 35 लाख लो और मुल्क से चले जाओ। अब उसके बाद फिर ये है कि जुल्फ़कार जो है उसकी फैमिली ख्वाजा साहब का पीछा नहीं छोड़ती, केस करवाती है। लिहाजा क्योंकि ख्वाजा साहब के बहुत वो असर और रसूख वाले बंदे थे, मैंने आपको बताया डिफेंस के हाई प्रोफाइल केसेस ख्वाजा साहब देखते थे। और उसके बाद जो ख्वाजा साहब हैं इन्होंने उसकी फैमिली के साथ कुछ मामलात, अब उनको भी पता था फैमिली, जुल्फ़कार की फैमिली जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनको पता है कि हम ख्वाजा साहब के साथ मुकाबला नहीं कर सकते,
लिहाजा उन्होंने क्या किया कि वो दियत पे लेन देन पे मामला जो है वो ख़त्म हो गया। अब जैसे ही जुल्फ़कार और जुल्फ़कार के घर वालों और ख्वाजा साहब के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये मामला हल हो जाता है, तो उसके बाद जो नबी गुल हैं उनको इसकी इत्तला मिलती है। तो लिहाजा नबी गुल जो हैं वो वापस कराची आ जाते हैं और उसके बाद जो ख्वाजा साहब उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें 35 लाख दिया था कि तुम मुल्क से फ़रार हो जाओ, और तुम मुल्क से फ़रार नहीं हुए बल्कि तुमने खैबर पख्तूनख्वा में ही कहीं जाके तुम छुपे रहे। अब मैंने तो पैसा दिया है दियत के हिसाब से भी, मैंने तो जुल्फ़कार के घर वालों को अच्छी खासी अमाउंट दी है। अब लिहाजा तुम वापस आ गए हो, मेरा तो उनके साथ मामला सॉर्ट आउट हो गया, उन्होंने दियत ली, सुलह कर लिया, अब तुम मेरे 35 लाख रुपए वापस करो। ये वही लोग हैं जो पहले गहरे दोस्त थे। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि यहीं से इनकी दुश्मनी का भी आगाज़ हो गया, और ऐसी दुश्मनी जैसा कि पठान भी दुश्मनी को लेकर नस्ल दर नस्ल चलते हैं, और ख्वाजा इस्लाम जो हैं उन्होंने भी सोचा होगा कि मैं अपने असर व रसूख का फ़ायदा उठाऊंगा। अब नबी गुल जो हैं जब वो अचानक कराची छोड़ के चले गए तो महकमा पुलिस ने इस बात की बड़ी तफ्तीश पाई गई जनाब कि अचानक एक हाजिर ड्यूटी जो पुलिस हेड कांस्टेबल है वो कहाँ चला गया। लेकिन नाजरीन चलें, वो तो KPK में जाके उन्होंने 6-7 महीने गुजारे। अब जब ये वापस आ गए तो ख्वाजा साहब जो हैं ये अपने पैसों का तकाजा करने लगे, और नबी गुल जो है उन्होंने बताया कि क्योंकि आपने जो मुझे पैसे दिए थे, मैं यहाँ से चला गया था, मैं दुनिया से छुपता फिर रहा था, मैं हर जगह से मैंने अपने वास्ते ख़त्म कर दिए थे। अब वो जो 35 लाख रुपए था, ज़ाहिर है मेरा अपना ख़र्चा था, मैं ना तो किसी के घर में ठहरा था, ना मैं एक मुकाम पे था, मैं तो मुख्तलिफ जगह पे मूव कर रहा था, और फिर पीछे जो मेरे घर वाले हैं मुझे तो उनको भी ख़र्चा देना था, मैं अब आपको 35 लाख कहाँ से दूँ। अब ये 35 लाख के तनाज़े से इन दोनों दोस्तों की दुश्मनी का होता है आगाज़। अब नाजरीन जैसे ही ये दुश्मनी इस तरह आगे बढ़ती है कि ख्वाजा साहब जो हैं वो जब देखते हैं कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो मुझे थोड़ा उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी, लिहाजा उन्होंने क्या किया कि नबी गुल को उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसको अगवा भी करवाया, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए 3-3 महीने तक अगवा रखा उनको, जो है वो बाकायदा तौर पे मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया, और टॉर्चर करके एक दिन उनकी डेड बॉडी मिलती है जाके ठट्ठा के करीब से। अब क्योंकि इससे पहले भी ख्वाजा साहब पे एक हमला होता है, उसमें वो नामज़द करवा चुके होते हैं नबी गुल जो है उसके घर वालों को। इससे पहले जो अब इनको अगवा करके जब उनकी डेथ की गई थी ना, तो उसके बिल्कुल पहले एक दफ़ा जब इनको अगवा किया गया था तो उसके बाद जो उनको छोड़ भी दिया गया था, और बाकायदा जो है वो जो इमरान है उसने जब देखा कि इन्होंने मेरे वालिद पे तशद्दुद भी किया और 3 महीने कैद भी रखा है, इमरान गुल आफरीदी जो है, जो कि नबी गुल का बड़ा बेटा है, इसने उनके ऊपर कातलाना हमला करवाया। लिहाजा ख्वाजा साहब को पता था कि मेरा इन्हीं के साथ मामला चल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इनकी पूरी फैमिली, यानी कि सिर्फ फैमिली में ख़वातीन इंक्लूड थी, इनके कज़न्स इंक्लूड थे, और इन सब को उन्होंने इंसदादे दहशत गर्दी के केस में दरख्शा थाने में ही अंदर करवा दिया। अब बज़ाहिर अपने इख्तियारात का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब जैसे ही इनको वहाँ करवाया गया तो उसके बाद जो शाहिद आफरीदी हैं, नेशनल हीरो हैं, जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट से के शौकीन हैं उनको पता होगा कि शाहिद अफरीदी की अहमियत का, ये एक अफरीदी कबीला है, इनमें भी एक जिरगा सिस्टम होता है, लिहाजा शाहिद अफरीदी ने इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान सुलह करवाने की भी कोशिश की।
لیکن خواجہ جو ہیں، خواجہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پھر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ضمانتیں نہیں ہونے دیں ان کے کزنوں کی. عمران جو ہے ان کے کزنوں کی ضمانتیں نہیں ہونے دیں، اور نہ ہی ان کی فیملی کے لوگوں کی. اور عدالت میں باقاعدہ انہوں نے ایک تڑی لگائی کہ جناب میں دیکھتا ہوں کیسے تم ان کی ضمانتیں کرا لیتے ہو. عمران کو یہ بات لڑ گئی. اب عمران آفریدی جو ہے، جو نبی گل کا بیٹا ہے، اس نے عدالت سے ہی جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے خواجہ صاحب کے، کیونکہ جو جج ہیں ان کے ساتھ اور ایڈیشنل ڈی آئی جی غلام نبی میمن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے، جو ایڈیشنل ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے اس معاملے میں ان کو سپورٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے نبی گل کی فیملی کی طرف سے کہ ایڈیشنل ڈی آئی جی جو ہیں غلام نبی میمن، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور جج اور وکیل تو آپ کو پتہ ان کی تو ایک پہلے سے ہی ان کا اچھا تعلق ہوتا ہی ہے، لہٰذا عمران کو انصاف ملتا ہوا دکھائی نہیں دیا. اس کے بعد عمران جو ہے اس نے اپنے والد کا، جیسے کہ ان کے قتل کا مقدمہ بھی درج کروایا، لیکن خواجہ صاحب کا جتنا اثر و رسوخ تھا بالکل وہ ڈینائی بھی کرتے رہے، اور انہوں نے کوئی اس پہ وہ بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دی. لہٰذا اس کے بعد عمران موقع کی تلاش میں تھا، اور اس نے اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے دونوں دوستوں کی دوستی، پھر اس کے بعد دوستی بھی اس حد تک کہ پرسنل فیملی میٹر بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کیے جاتے تھے. پھر نبی گل نے دوستی کی لاج رکھتے ہوئے، دوست کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے ذوالفقار کا قتل بھی کر دیا. اس کے بعد وہ چلے بھی گئے. خواجہ صاحب نے دیت بھی ادا کر دی. پھر جب یہ واپس آئے تو یہیں سے آفریدی قبیلے اور خواجہ صاحب کی آپس میں دشمنی کا آغاز ہوا، اور اس دشمنی کا اینڈ یہ نکلا کہ نہ صرف ہیڈ کانسٹیبل نبی گل کو خواجہ صاحب نے مار دیا، پھر خواجہ صاحب کا جو بیٹا ہے اس نے قانون سے مایوس ہو کے تو اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے ڈیفنس فیز 6 کی جو اکیڈمی ہے، القرآن اکیڈمی، ڈیفنس میں رہنے والے تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہاں پہ جنازے کے اندر ہی، اس کراؤڈ کے اندر ہی وہ تھا، اور وہاں سے نکلتے ہی اس نے فائر کر دیا، جس سے خواجہ شمس الاسلام تو جو ہیں وہ تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کا بیٹا جو دانیال ہے وہ اس وقت ضیاء الدین ہسپتال جو ہے وہاں پہ زیر علاج ہے اور کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. اب تک کی جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور باقی میں نے عمران گل کا جو ویڈیو بھی لمبی ہو گئی تھی، اور عمران گل کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ بہت وائرل ہو چکا ہے، اور آپ عمران گل آفریدی کا سٹیٹمنٹ سن بھی چکے ہیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.